सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 में आया था। ठीक है, इसका एमसीक्यू हो चुका था। आज सब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 3 सेक्शन में क्वेश्चन था। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन, 1 से 7 तक प्रत्येक 2 अंक का है ना, और इसमें से 5 क्वेश्चन बनाना था जो कि कितना 2-2 नंबर का, यानी 10 नंबर का सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है और विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है और इसका जो भी वोल्ट को भी से व्यक्त करते हैं यानी दर्शाते हैं। और विभव मापी एक विद्युत उपकरण है जो किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का काम करता है। विभव मापी यानी इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में वोल्ट मीटर कहते हैं, लेकिन हिंदी में भी वोल्ट मीटर ज़्यादातर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज, विभवांतर मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज नापने के लिए, विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, लिखते भी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, लघु पथन है ना, लघु पथन। लघु पथन या अतिभारण के कारण परिपथों का रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति क्या है। इस युक्ति को घरेलू परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा उपकरण से गुजरते हुए छोटा रास्ता अपनाता है, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे होने वाली क्षति से बचने के लिए परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है ना। फ्यूज का प्रयोग आवश्यक किया जाना चाहिए। प्रत्येक परिपथ में उपकरण को विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच जोड़ा जाता है। प्रत्येक उपकरण को संचालित करने के लिए एक स्विच लगा होता है। स्विच हमेशा विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, यानी प्लस तार में स्विच लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक धातु एवं अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो Hg यानी मरकरी, पारा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये Hg मरकरी जो है धातु लेकिन द्रव अवस्था में, और ब्रोमीन अधातु है ना, ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, अधातु ब्रोमीन और मरकरी, पारा जिसको कह सकते हैं, ये धातु है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए और 3 कार्बन परमाणु है ना, 3 कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का नाम बताइए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। यहाँ पे n एल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यदि किसी एल्केन में 3 के अणु में 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, C3 को, और चारों तरफ क्या बोले हैं, हाइड्रोजन लगा देना। ये चौथा चैप्टर बहुत सिंपल है। तो 3 को इधर हाइड्रोजन, लास्ट में 3 को हाइड्रोजन, बीच में 2 है, तो 3 3 6 और 2 8, यानी C3H8 हो जाएगा, जो कि तीसरा नंबर में 3 किसको बोलते, प्रोप, और प्रोप है इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। ठीक है, याद रखिए। तो एल्केन का अनुसूत्र ये हुआ CnH2n+2। C3 को बोला तो C3, तो यहाँ सूत्र के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ 3 लगेगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, और इसका सूत्र बनाएंगे तो इस तरह से होगा CH3CH2 या इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते C3H8। समवर्ती अंग किसे कहते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन। जीवों के इन अंगों या संरचनाओं, उन अंगों या संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित, माने बना अलग अलग, रचना उसका, संरचना उसका, उत्पत्ति उसका अलग अलग है, लेकिन कार्य एक समान हो, तो समवृत्तीय अंग कहलाते हैं। इस प्रकार की समानता समवृत्तीय कहलाती, समवृत्तिता कहलाती है। तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख समवृत्तिता प्रदर्शित करते, मतलब उत्पत्ति अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो, लेकिन काम एक ही जैसा हो। एक जैव निम्नीकरण एवं एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दीजिए। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गया। जैव निम्नीकरण का बात कर रहा है, तो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है, जैसे घरेलू कचरा, रुई, मिट्टी, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट,
और वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है, यानी सड़ता गलता नहीं है, उसको अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, ये सब। और जो सड़ गल जाता है उसको जैव निम्नीकरण, और ना सड़े उसको अनिम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण से तात्पर्य है वह वातावरण जिसमें संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड या जीव जगत घिरा हुआ है। हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक आवरण है वही वास्तविक अर्थ में पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब सेक्शन बी में आवेंगे। 7 क्वेश्चन हुआ सेक्शन बी में, 7 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, लेकिन 3-3 नंबर का, इसमें से भी 5 बनाना है। ठीक है, 5 या 15 नंबर। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि कुल प्रतिरोध 11 ओम या 1 ओम आए। यानी 3 को प्रतिरोध दिया हुआ है, 2, 3 और 6। इसको कैसे जोड़े कि आंसर पहले दे दिया है कि 11 आंसर आवे, मतलब कुल प्रतिरोध, या 1 आवे। तो एक बार सीधा जोड़ के देख लेना है। श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ते हैं तो 6, 3, 9 और 2 11 हो गया सीधा जोड़ने से। सीधा श्रेणी क्रम में सीधा एकदम जोड़ते R1 + R2 + R3, तो 2, 3, 6 जोड़ेंगे तो 11 आ गया, तो पहला का आंसर आ गया। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन करने पर पहला का आंसर आया, तो लिख देंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरा को समांतर क्रम में जोड़ के देख लेते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/r बराबर 1/r1, R1/R2 1/R3 करते हैं, तो 1/2, 1/3, 1/6 होगा। कॉमन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 6 होगा। ऊपर में जो भी जोड़ घटाव जानते हैं, ऐसा भिन्न वाला, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते करके ये आ जाएगा 6/6, तो कट जाएगा 1, यानी 1 ओम। तो समांतर क्रम में जोड़ने से 1 आया, श्रेणी में 6 आया। हो सकता है अगर ये 1 नहीं आता तो ऐसा भी करना पड़ता है कि 2 को समांतर क्रम में जोड़ दो, 2 को श्रेणी में जोड़ दो, इस तरह से। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 3 गुणों को लिखे। चुंबक क्षेत्र रेखा के 3 गुण लिखना है। तो पहला गुण, ये बल रेखाएं बंद वक्र होती है। जहाँ पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे के निकट रहती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जहाँ का एक दूसरे के निकट होता है क्षेत्र रेखा, वहाँ पे ज़्यादा चुंबक क्षेत्र होगा। तीसरा, वे 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, और 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम भी बताना है। तो धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल बनाता है। दोनों से, अम्ल से भी लवण जल बनेगा, क्षार से भी अभिक्रिया करेगा तो लवण ही जल बनाता है। तो उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के आणविक सूत्र लिखे। सूत्र लिखना है मेथेनॉल, मेथेन में OL जोड़ देना, ऑल यानी OH। दूसरा है एसिटिलीन, एसेटिलीन इथाइन को कहते हैं ना, C2H2 मतलब C2 को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, है ना, तो एथाइन हो गया। एथाइन को ही एसेटिलीन कहते हैं यार। एसिटिक अम्ल बोलते हैं एथेनोइक अम्ल को। तो एथेनोइक अम्ल है इसलिए 2 कार्बन और COH रहेगा एक में, है ना, तो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। एकल जीव द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होता। क्यों? तो एकल जीव, कोई जीव है, अपना जीवन काल में जो लक्षण उपार्जित किया है अपने से, वो वंशानुगत नहीं होता है। क्यों बोला है? तो ऐसा देखो, बहुत सा जो अपना, कोई भी जीव अपने से जो उपार्जित लक्षण किया वो ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर कौन होता है? जो अनुवांशिक रूप से है जीन में, है ना। अब अपने से कोई पढ़ के डॉक्टर बन गया तो ऐसे थोड़ी कि उसका बेटा बेटी पैदा हो के डॉक्टर बन जाएगा। तो वो अपने से अर्जित किया है, डॉक्टरी का गुण अपने से अर्जित किया। कोई चोर है तो उसका जरूरी नहीं कि उसका बेटा बेटी भी चोरे हो, कि ये जो गुण है वो उपार्जित गुण है, ये कोई DNA में नहीं चला गया है। ठीक है, तो एकल जो उपार्जित लक्षण सामान्यतः अनुवांशिक नहीं होते हैं। अनुवांशिक ये नहीं होता, अनुवांशिक चीज ही ट्रांसफर होता है, यानी जो DNA जीन में चला गया वो, है ना। ऐसे लक्षण प्रायः अस्थायी तौर पर उत्पन्न होते हैं। उपार्जित लक्षण प्रायः अनुवारिक नहीं होते, अनुवांशिक नहीं होते हैं, क्योंकि अनुवांशिक लक्षण गौण लैंगिक जनन के समय DNA में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न होता है। नहीं तो DNA में परिवर्तन जो होता है उससे अनुवांशिक लक्षण नहीं होता है। उपार्जित लक्षण जो अपने से जो लक्षण अर्जित किए वो अनुवांशिक लक्षण नहीं, इसलिए ट्रांसफर नहीं होता अगली पीढ़ी में। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, अक्षय ऊर्जा सबसे स्वच्छ ऊर्जा है
जो पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती है। यह अक्षय संसाधन जैसे सौर, पवन, ज्वार आदि से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है ना। तो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है ना, पर्यावरण हित से पर्यावरण को बचाने का कुछ उपाय है। तो नवीकरण स्रोत का उपयोग करो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो खत्म हो नहीं हो, अक्षय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। तो इससे क्या है कि पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा और ये खत्म होने वाला चीज़ नहीं है ना। लेकिन कोयला का यूज करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, ये खत्म होने वाला चीज़ है। एक बार खत्म तो फिर दोबारा इसको प्राप्त किया नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा पर्यावरण के लिए अच्छा है बायोडिग्रेडेबल सामग्री। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वे होते हैं जो कुछ समय में फेंकने पर सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या है, तो वो ऐसा कचरा जिसको फेंकेंगे तो वो सड़ गल के मिट्टी बन जाएगा, है ना। और पॉलीथीन और अन्य प्रकार की सामग्री जैसे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, है ना। तो जो प्रदूषण नहीं फैलाएगा वैसे को बायोडिग्रेडेबल सामग्री कहते हैं, है ना। तो इसका उपयोग करेंगे बायोडिग्रेडेबल का। अगला अनावश्यक रसायनों का कम प्रयोग। अनावश्यक माने अगर ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा केमिकल का उपयोग ना करें, खास करके कृषि उद्योग ये सब है ना। कृषि उद्योग, खाद्य उद्योग जैसे विभिन्न गतिविधियों में रासायनिक का अधिक उपयोग से बहुत अधिक प्रदूषण होता है। इसलिए इसे कम करने के लिए हमें कम रसायनों का उपयोग करने और उनके प्राकृतिक विकल्पों को स्थानांतरित करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ओजोन परत जो ह्रास हो रहा है उस पर क्या दुष्प्रभाव, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता हो उसको बताना है। तो विभिन्न रासायनिक कारणों से ओजोन परत को क्षति बहुत तेजी से हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि के कारण ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो गए हैं, जिनसे सूर्य के प्रकाश में विद्यमान पराबैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी पर आने लगी है, जो कैंसर और त्वचा रोगों का कारण बन रहे हैं, है ना। तो पराबैंगनी किरण डायरेक्ट आ रहा है, ओजोन परत के छेद होने से डायरेक्ट पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां, ये खास करके त्वचा रोग और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है ना। तो इसीलिए ओजोन परत के ह्रास को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और इसका मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ठीक है। सेक्शन सी में अब आते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन में से 3 बनाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन। ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिएगा। तो ओम का नियम क्या है, तो नियत ताप पर किसी चालक के बीच प्रवाहित विद्युत धारा का इसमें अजीब अजीब कौन किसका किताब है को ले लिए हैं, दिमाग खराब। एक तो टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर से जवाबों कहीं थोड़ा उटपटांग दिया है। सफल, जिंदगी में कभी सफल का किताब आज के बाद से नहीं लेंगे, सफल का किताब से पढ़ा रहे हैं। तो उनका नियम क्या है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, नियत ताप पर किसी चालक प्रवाहित धारा चालक के आड़े विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब तोड़ मड़ोड़ के क्या बोला क्या नहीं समझ में ना। तो सफल का ये किताब लिए थे, आज के बाद से सफल का कोई किताब नहीं, पढ़ लेते ठीक ही रहता था। टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा और उठपटांग लिख दिया है। तो इसको याद ऐसा रखिएगा, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बराबर का लगेगा साइन और I R हो जाएगा। एक कांस्टेंट लगेगा जिसको R कहते हैं, R एक नियतांक रहेगा, ठीक है। तो V बराबर इस तरह से। तो खैर ओम का नियम आप बुक में भी देखे होंगे, वर्मा बुक होगा उसमें भी होगा, है ना। तो उस समय देख लीजिए, फिर उसको ये जांच करना, ये चित्र बना करके इसको सत्यापन करना है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे नहीं, ये पूरा सत्यापन करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ा देंगे, रिवीजन अभी कराएंगे चैप्टर वाइज, उस समय सबको बता देंगे। विद्युत मोटर एक है, इसका कार्यविधि को चित्र सहित दर्शाना है। ओम का नियम और विद्युत मोटर दोनों आया था, है ना। तो विद्युत मोटर भी हम रिवीजन कराएंगे, उस समय बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। एक बार खाली इसमें अब देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन है, कहा कि इसमें बहुत सारा मिस्टेक है। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण, इसको दर्शाना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी हमको लगता है एकदम सेम यही क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो इसको भी सिखाएंगे बढ़िया से, ठीक है। फिर ये यहाँ पे है क्लियर, Na और O, Na 2 है, Na में एगो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा
एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा रहता है, इसमें Na में होगा, और ऑक्सीजन में 2 जरूरत पड़ता है, तो दोनों Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो लेता है तो 2 माइनस लग जाता है, और सोडियम दिया इसलिए प्लस लग जाता है, तो Na2O बन जाता है। इसी तरह Mg और O में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो यहाँ पे यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक का निर्माण है ना। तो आयनिक यौगिक का निर्माण भी बोर्ड में समझाएंगे बढ़िया से। समयोता किसे कहते हैं, तो ये पेंटेन के समयोता लिखना है। समयोता मतलब ब्रांच इधर उधर करना, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल पेंटेन में सीधा रहेगा कार्बन और चारों तरफ हाइड्रोजन, और 2 को इसका समयोता होता है 3, मतलब एक तो सीधा हो गया, एक हुआ, और 2 इसके अलावा। एक को आइसोपेंटेन कहते हैं, यानी एक ब्रांच अगर निकल गया, जैसे 4 को कार्बन एक लाइन में और 1 को कार्बन को बीच में कहीं पर ले आए, देखिए नीचे या ऊपर, तो आइसोपेंटेन कहते हैं। और नियोपेंटेन किसको कहेंगे, तो 2 कार्बन का ब्रांच निकाल दिया, ऊपर भी 1 कार्बन, एक नीचे कार्बन, और इधर 3 कार्बन है एक लाइन में, तो इसको नियोपेंटेन कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, चौथा चैप्टर का क्वेश्चन। इसको भी बोर्ड में एक बार रिवीजन फटाफट करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको, है ना। 19 नंबर प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, ये बायोलॉजी का 9वां चैप्टर का क्वेश्चन। मंडल के प्रयोग, मेंडल है, मंडल लिख दिया। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है, तो ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन, तो इसको भी दिखाएंगे, इसको भी समझाएंगे बोर्ड में बढ़िया से, है ना। तो ये हमको क्वेश्चन बैंक बस आपको दिखाना था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, और हमको भी समझना था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है पिछले 2-3 साल से, ताकि आगे आपको 2024 में जो क्वेश्चन आता है उस आएगा उसका आइडिया लगा सके, ठीक है। तो चलो, अब आइडिया पूरी तरह से लग चुका है। अब कल से जो वीडियो मिलेगा वो चैप्टर वाइज मिलेगा, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, MCQ भी, सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो एक बार बोर्ड में समझाएंगे, रिवीजन कराएंगे, उसके बाद फिर टेस्ट डायरेक्ट लेंगे। समझ में आ गया है कौन कौन क्वेश्चन आएगा, जितना क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, 10-15 सब्जेक्टिव बताएंगे, एकदम आसान आसान समझा के, है ना। ऐसा नहीं कि 10-15 मतलब समझिए कि 10 को याद करना होगा ना, बस ऐसा समझाएंगे कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज कल से शुरू, बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो उम्मीद करेंगे सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थोड़ा स्टूडेंट कम हो गया है, बीच में क्लास छोड़ दिए थे, अब ऐसे में मन नहीं लगता है, तो थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मेरा भी मन बना रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।